नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए कोर्ट ने कहा विदेशी तबलीगी एकदम निर्दोष, मीडिया को लगाई फटकार। अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दोहरा रवैया। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने एक मत होकर कहा विशेष दर्जा वापस लेंगे। दिल्ली से आईएस आतंकी गिरफ्तार। क्या भारत में फैल रहा है आईएस? सचिव ने किया भाषा के आधार पर भेदभाव। कनिमोई ने कहा कार्रवाई हो। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ इंसाफ नहीं करता है तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, भारत में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में जिस तबलीगी जमात को लेकर खूब हंगामा मचा था, उसके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को बेहद अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाएगा। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगंडा की भी आलोचना की और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया। जस्टिस टीवी नलवडे और जस्टिस एमजी सेवलिकर की बेंच ने घाना, तंजानिया, इंडोनेशिया, बेनिन और कुछ और देशों के तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की याचिकाओं को सुना। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे भारत वैध वीज़ा पर आए थे। जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी स्क्रीनिंग की गई, कोरोना टेस्ट किया गया और नेगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से जाने दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि उन्होंने अहमदनगर पहुंचने पर ज़िले के डीएसपी को बता दिया था और 23 मार्च से लॉकडाउन कर लगने के कारण होटल लॉज बंद थे और उन्हें मस्जिद में रुकने की जगह मिल सकी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक राजनीतिक सरकार किसी महामारी या आपदा के दौरान बलि का बकरा खोजती है और हालात इस बात को दिखाते हैं कि ऐसी संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया है। पहले के हालात और भारत के ताज़ा आंकड़े ये दिखाते हैं कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत का मतलब इन विदेशियों पर दर्ज एफआईआर को लेकर था। अदालत ने कहा कि हमें इसे लेकर पछतावा होना चाहिए और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। अदालत ने 29 विदेशियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। मार्च के महीने में दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के एक मरकज़ में एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें करीब 9000 लोगों ने शिरकत की थी और देश विदेश से ये लोग आकर यहाँ शामिल हुए थे। तो तबलीगी वाला मामला आपको याद होगा कि किस तरह से इस मामले को मीडिया ने बड़ा मामला बनाया, इसका दुष्प्रचार किया, इसे कोरोना जिहाद से जोड़ दिया और इस तरह से दिखाया कि जैसे मुसलमान जाहिल हैं और उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। उन्होंने इन्हें एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया। तो एक तो मीडिया की तरफ से ये कार्रवाई हुई, फिर राज्य और केंद्र सरकारों की भूमिकाएं भी बहुत ही विवादास्पद रहीं, बल्कि भेदभावपूर्ण रहीं, पक्षपातपूर्ण रहीं। कोर्ट का फैसला भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैसे सीए के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे, उनमें मुसलमानों की हिस्सेदारी थी और उसके बरक्स केंद्र सरकार ने उनके साथ इस तरह का सलूक किया कि उनको एक ख़ास तरह से खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। मुसलमानों को एक तरह से वार्निंग भी दी गई कि अगर वो ऐसे इस तरह के प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे तो उनके साथ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तबलीगियों को पकड़ा गया, उन्हें जेल में ठूसा गया और बहुत दिनों तक वो अपने देश वापस नहीं लौट सके। तो एक पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से, दूसरी राज्य सरकार की तरफ से। वहाँ भी पुलिस ने बगैर जांच परख किए कुछ कानूनों का सहारा लेकर इन तबलीगियों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में अब कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने वीज़ा नियमों का पालन किया है, वो वैध वीज़ा पर थे और उन्होंने किसी भी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया है जिसे आपत्तिजनक माना जा सके। तो पूरी तरह से इस कोर्ट के फैसले ने बेनकाब कर दिया है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, मीडिया को
जमकर फटकार लगाई है कोर्ट ने, क्योंकि उसने इस पूरे मामले में बहुत ही नकारात्मक भूमिका अदा की थी, बहुत निंदनीय भूमिका अदा की थी, क्योंकि उसने धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, जिससे समाज में वैमनस्य फैला, टकराव पैदा हुआ और बहुत जगह तबलीगियों पर हमले भी हुए। तो इस तरह से एक माहौल बनाया गया। और अब जबकि उस पूरी घटना को हुए 3-4 महीने बीत चुके हैं, तो बिल्कुल अब शीशे की तरह साफ है कि किस तरह से एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके, एक ख़ास वर्ग को टारगेट करके सरकारों ने और मीडिया ने एक दुष्प्रचार अभियान चलाया और बदनाम करने की कोशिश की। अगली खबर लेते हैं। प्रशांत भूषण मामले के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा ज़ोरों से उठा है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 10 मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी याचिकाएं शामिल हैं। इन सभी मामलों में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन मामलों में याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, उन मामलों में सरकार की ओर से पेश वकील ने भी रियायत देने या मामला खारिज करने की गुजारिश की है। लेकिन जिन मामलों में सरकारी वकील या प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया है, उनमें किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर में इस पर विस्तृत जानकारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी ने एक याचिका दायर कर दरखास्त की कि उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए जो उनके 21 अप्रैल के शो से जुड़े हुए हैं। उस शो में उन्होंने महाराष्ट्र के पाल घर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में सोनिया गांधी पर सवाल उठाए थे और बहुत ही सांप्रदायिक ढंग से उस पर चर्चा की थी। अदालत ने 19 मई को दिए फैसले में एक को छोड़ सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दायर उस याचिका पर रोक लगा दी, जिसमें अपने शो में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप उन पर लगाया गया था। अर्णब गोस्वामी और अमीश देवगन दोनों ही मामलों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने FIR रद्द कर देने की मांग की थी। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार नुपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की कई याचिकाओं पर रोक लगा दी और उसके बाद किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा। इस मामले में केंद्र सरकार को एक पार्टी बनाया गया था, लेकिन अदालत ने बगैर सुनवाई के पहले ही दिन उस पर रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ पर हिमाचल प्रदेश में लगाए गए राजद्रोह के मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता श्याम कुमार सेन ने विनोद दुआ पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि दूसरे 6 मामलों में जहां केंद्र सरकार ने आपत्ति की, सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की राहत नहीं दी। कांग्रेस नेता पंकज पूनिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दायर याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मणिपुर में हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराए गए। इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि उससे जुड़े ये सारे मामले दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर कफील खान और उनकी मां नुसरत परवीन ने खान के खिलाफ याचिका को खारिज करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से 18 मार्च को की थी। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रशांत भूषण मामले के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा ज़ोरों से उठा है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 10 मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी याचिकाएं भी दायर की गई हैं। इन सभी मामलों में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन मामलों में याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, उन मामलों में सरकार की ओर से पेश वकील ने भी रियायत देने या मामला खारिज करने की गुजारिश की है। लेकिन जिन मामलों में सरकारी वकील या प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया है, उनमें किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर में इस पर विस्तृत जानकारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी ने एक याचिका दायर कर दरखास्त की थी कि उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए जो उनके 21 अप्रैल के शो से जुड़े हुए हैं। उस शो में उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में सोनिया गांधी पर टिप्पणियां की थी। अदालत ने 19 मई को दिए फैसले में एक को छोड़ सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दायर इस
याचिका पर रोक लगा दी थी, जिसमें अपने शो में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। अर्णब गोस्वामी और अमीश देवगन दोनों ही मामलों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एफआईआर रद्द कर देने की मांग की थी। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार नूपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की कई याचिकाओं पर रोक लगा दी और उसके बाद किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा। इस मामले में केंद्र सरकार को एक पार्टी बनाया गया था, लेकिन अदालत ने बगैर सुनवाई किए पहले ही दिन उस पर रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ पर हिमाचल प्रदेश में लगाए गए राजद्रोह के मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बीजेपी नेता श्याम कुमार सेन ने विनोद दुआ पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि दूसरे 6 मामलों में जहां केंद्र सरकार ने आपत्ति की, सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की राहत नहीं दी। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दायर याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ असम, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मणिपुर में हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि उससे जुड़े ये सारे मामले दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। अब तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर कफील खान और उनकी मां नुज़हत परवीन ने खान के खिलाफ याचिका को खारिज करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से 18 मार्च को की थी। सर्वोच्च अदालत ने उनसे कहा था कि वो इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। तो 2 तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट का दिख रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंधित जो भी याचिकाएं उसके पास आ रही हैं, एक में जिनमें सरकारी वकील या सरकारी प्रतिनिधि अगर उनमें रियायत देने की बात करता है तो उसमें रियायत दी जाती है। दूसरे में अगर सरकार विरोध करती है तो जाहिर है कि उनको रियायत नहीं दी गई। इस तरह से एक दोहरा मानदंड दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी इस तरह के मामले आए हैं उसमें रवैयों को लेकर एक विरोधाभास है। हम ये नहीं कहते कि ये कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह से प्रेरित होकर किए जा रहा है या सरकारी दबाव में किया जा रहा है, लेकिन ऐसा संदेश इनसे निकलता है कि अलग अलग मानदंड हैं अलग अलग याचिकाकर्ताओं के मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी के मामलों में 24 घंटे के अंदर तुरंत बैठक की बुलाया और उस पर सुनवाई कर ली और उस पर फैसला भी सुना दिया, राहत भी दे दी। अर्णब गोस्वामी को ही ऐसा ही कुछ अमीश देवगन के मामले में हुआ। विनोद दुआ जो कि दुनिया भर में एक जाना पहचाना चेहरा है, कभी भी हेट स्पीच में हिस्सा नहीं लेते हैं, कभी भी इस तरह की बात नहीं करते हैं जो हेट स्पीच के दायरे में आए, और राजद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया जा रहा है। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो ऐसा क्यों है, ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई याचिकाएं आ रही हैं तो उसके रवैये में एक रूपता क्यों नहीं है, वो अलग अलग याचिकाकर्ता को अलग अलग ढंग से क्यों ट्रीट कर रहा है। क्या उनके जिनको राहत नहीं दी जा रही, क्या उनके प्रति जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं जिन पर वो नहीं कर सकता है, और जो या जिनमें सरकार की तरफ से विरोध किया जाता है उनमें राहत नहीं दी जाती। तो ये अजीब सा एक मामला निकल कर आ रहा है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो छवि बन रही है लगातार उसके सामने जो सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह से पूर्व जजों ने भी कहा कि वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं जो मिलकर इस पूरे मामले को बहुत ही संदेहास्पद बनाते हैं, कोर्ट की भूमिका पर संदेह खड़े करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को अब आत्ममंथन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है ना, अन्यथा जो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता है, जो प्रतिष्ठा है, वो इससे लगातार घटती चली जाएगी। अगली खबर लेते हैं। गुपकार घोषणा जारी होने के 1 साल से अधिक समय के बाद सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने शनिवार को एक बार फिर से संयुक्त बयान जारी करके इसमें लिए गए संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त बयान में कहा गया कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के अलावा जम्मू कश्मीर के संविधान और राज्य को वापस उसका पहले वाला दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि हम सब एक मत से दोहराते हैं कि हमारे बिना हमारे बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ के हस्ताक्षरकर्ताओं ने
में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीए मीर, सीपीआई-एम के सदस्य एमवाई तारिगामी और जेकेएनसी से मुजफ्फर शाह शामिल हैं। बयान में कहा गया कि गुपकार घोषणा के हस्ताक्षरकर्ताओं ने बहुत मुश्किल से एक दूसरे से बेसिक स्तर की बातचीत करने में कामयाबी पाई है, क्योंकि सरकार ने सभी सामाजिक और राजनीतिक बातचीत को बाधित करने के लिए दंडात्मक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। सभी नेताओं ने पिछले साल 5 अगस्त की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र ने एक अदूरदर्शी, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक कदम उठाकर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया और राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करके इसके संविधान को लागू नहीं करने लायक बनाने की कोशिश की गई। नेताओं ने कहा कि हमें दोबारा से परिभाषित करने की कोशिश की गई। राज्य में जो बदलाव किए गए उसके साथ ही लोगों को चुप कराने के लिए दमनकारी तरीके भी अपनाए गए। बता दें, पिछले साल जम्मू कश्मीर के सभी मुख्य धारा के नेताओं ने इस गुपकार घोषणाओं के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया था कि वो एकजुट होकर कश्मीर को हर हमले, उसके विशेष दर्जे और स्वायत्तता को सुरक्षित रखेंगे। ये बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई थी, जो गुपकार रोड पर स्थित है, इसलिए इस दस्तावेज का नाम भी गुपकार घोषणा रख दिया गया। इसके अलावा नेताओं ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर में जारी हिंसक घटनाओं, एलओसी पर जारी हिंसक झड़पों पर ध्यान केंद्रित करने और राज्य में शांति स्थापित करने की अपील भी की है। तो केंद्र ने जिस तरह से एक तरफा ढंग से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी, 35A हटा दिया था, उसका विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, उसके बाद तमाम मुख्य धारा के दलों ने केवल बीजेपी को आप अलग कर दीजिए क्योंकि वो तो केंद्र में सत्ता है, तो जाहिर है कि वो उसके साथ ही रहेगी। तो ये पूरा जो पूरे दल हैं उन्होंने एकजुट होकर ये संकल्प लिया था पिछले साल 5 अगस्त को। अब उन्होंने फिर से दोहराया है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जेल से छूटकर आ गए हैं और अब थोड़ा बहुत सक्रियता दिखा रहे हैं, तो उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट किया है। ख़ास बात यह है कि इसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और जो कश्मीर के जो प्रमुख दल हैं वो भी शामिल हैं। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि एक विरोध का मोर्चा खुल रहा है। केंद्र सरकार अगर ये सोच रही थी कि वो हालात को सामान्य कर चुकी है और अब वहाँ इलेक्शन करवा लेंगे आसानी से, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कि चुनाव हो जाए, चुनाव के लिए ये दल भी इनमें से काफ़ी तैयार हो जाएं, लेकिन जाहिर है कि अगर चुनाव भी होंगे तो इसी मुद्दे पर होंगे कि धारा 370 को बहाल किया जाए, अन्यथा ये चुनाव में शिरकत पर राजनीतिक दल नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ये तमाम संगठन, तमाम पार्टियां अपनी राजनीतिक गतिविधियों के जरिए इसका विरोध शुरू करेंगी, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से, और निश्चित रूप से ये एक समस्या खड़ी करेगा केंद्र सरकार के सामने, जो उसने एक तरफा कार्रवाई की है विशेष दर्जा छीनने की, और जो जिस तरह का गुस्सा कश्मीर में मौजूद है उससे इन तमाम राजनीतिक दलों को बल मिलेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी हलचल, इसकी गूंज हमें सुनाई दे सकती है। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को शुक्रवार रात को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि इस आतंकवादी ने दिल्ली में कई जगहों की रेकी की थी। इस शख्स का नाम अबू यूसुफ है और दिल्ली में कई बड़े लोग इसके निशाने पर थे, ये दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि इस आतंकवादी की दिल्ली में बड़े हमले को अंजाम देने की योजना थी। अबू यूसुफ के दिल्ली में मौजूद कुछ सहयोगी उसे लगातार मदद पहुंचा रहे थे। यूसुफ को 2 IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ पकड़ने का दावा भी किया गया है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आतंकी संगठन IS भारत में तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। IS तमिलनाडु और कर्नाटक में तेज़ी से उभर रहा है और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, ऐसा माना जा रहा है। IS का मकसद सिर्फ छिटपुट आतंकवादी वारदातों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो भारत में इस्लामिक शरिया से चलने वाले खिलाफत राज्य की स्थापना करना चाहता है और उसने इसके लिए अल हिंद नामक संगठन बनाया है। कुछ दिन पहले NIA ने बेंगलुरु से अब्दुल रहमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जो 2014 में सीरिया में इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर चुका है और उसके तार इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस
से जुड़े हुए हैं। अब्दुल रहमान को जम्मू कश्मीर के जहांजेब समीवानी की मदद करने और उसके साथ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल रहमान आँखों का डॉक्टर है। तो ये घटना जो है वो एक बार फिर से ये बता रही है कि आईएस की एक्टिविटीज़ हिंदुस्तान में बढ़ रही है। एक रेडिकलाइजेशन मुसलमानों के एक तबके में हो रहा है, जो कि जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान में बन गया है, जिस तरह से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षापूर्ण या भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, तो उससे एक जो वर्ग है, जो कट्टरपंथी वर्ग है मुसलमानों में, वो दूसरे छोर पर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे संगठनों से जुड़ रहा है जो आतंकवादी हैं, हिंसक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो ये ख़तरनाक प्रवृत्ति है। ये उन लोगों के लिए भी ख़तरनाक है जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ये संगठन का मजबूत होना देश के लिए ख़तरनाक है, देश की एकता अखंडता के लिए ख़तरनाक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, जैसे जिस तरह से हमारी पुलिस काम करती है, ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस का काम करने का ढंग है, उसमें ये इस तरह के लोगों का पकड़ा जाना एक तरह से संदेह भी पैदा करता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि इस या उस संगठन से जुड़ाव के नाम पर आम निरपराध लोगों को पकड़ लिया जाता है और फिर उनके ऊपर केस मढ़ दिए जाते हैं, उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। ये हमारी पुलिस भी करती है, हमारी जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसी मानी जाती हैं वो भी करती हैं। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जिसमें आईएस को लेकर चिंता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र भी कह चुका है कि हिंदुस्तान में 2-3 राज्य हैं जहां पर इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि कुछ ऐसा भी किया जा रहा है जिससे मुसलमानों की छवि को बिगाड़ा जा सके, मुसलमानों को खलनायक के तौर पर पेश किया जा सके, मुसलमानों को परेशान किया जा सके। तो ये दोनों के बीच में सच ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है और जाहिर है कि बहुत सावधानी के साथ हमें इस तरह की खबरों को लेना चाहिए। और आज की अंतिम खबर लेते हैं अब। डीएमके सांसद कनिमोई ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा को सस्पेंड करने की मांग की है। ऐसा उन्होंने इस घटना के बाद कहा है जिसमें आयुष मंत्रालय के ट्रेनिंग सेशन में राज्य कोटेचा ने गैर हिंदी भाषी लोगों को सेशन छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि जिनको हिंदी आती ही नहीं वो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती, वो हिंदी ही बोलेंगे। इसके बाद से हंगामा हो गया है। कनिमोई ने कहा कि मंत्रालय के सचिव का ट्रेनिंग सेशन में ये कहना है कि गैर हिंदी भाषी बाहर जा सकते हैं, दिखाता है कि हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है, जो निंदनीय है और सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा है कि हिंदी के लिए ज़बरदस्ती करना बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। बता दें, इससे पहले भी द्रमुक सांसद कनिमोई ने भाषाई भेदभाव का मामला उठाया था। कनिमोई ने आरोप लगाए थे कि हवाई अड्डे पर जब उन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक अधिकारी से तमिल या अंग्रेजी में बोलने को कहा था, तब वो पूछ बैठी थी कि क्या आप भारतीय हैं, क्या आपको हिंदी नहीं आती है। इसके बाद ही कनिमोई ने ट्वीट करके पूछा था कि मैं जानना चाहूँगी कि कब से भारतीय होना हिंदी जानने के बराबर हो गया है, यानी भारतीय होने के लिए हिंदी जानना ज़रूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी हिंदी को लेकर कथित सवाल के मामले में कनिमोई का समर्थन किया था। चिदम्बरम ने कहा था कि मुझे सरकारी अधिकारियों और आम लोगों से बातचीत के दौरान इसी तरह के अनुभव का सामना करना पड़ता है। टेलीफोन पर या आमने सामने की बातचीत के दौरान उनका जोर रहता है कि मुझे हिंदी में ही बोलना चाहिए। मालूम हो दक्षिण भारत में लंबे समय से भाषा को लेकर विवाद होता रहा है। तो ये जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है वो हिंदी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा उत्सुक है, हिंदी को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है, जिसकी वजह से एक गलत संदेश भी जाता है दूसरे उन समुदायों को के तरफ जो हिंदी भाषी नहीं हैं। और ऐसा ही एक बार जब अमित शाह ने कहा था हिंदुस्तान की बात की थी, तो उसका बहुत बुरी तरह से रिएक्शन हुआ था। बाद में उन्हें अपना बयान वापस भी लेना पड़ा था। तो दक्षिण के राज्य हों, पूर्वोत्तर के राज्य हों, बंगाल हो, इन सब जगहों से इस तरह से जब हिंदी थोपी जाती है तो उसका विरोध होता है। और इस तरह के सचिव को, ऐसे लोगों को इस पदों पर रहना ही एक गलत परंपरा है कि ये वैद्य किस्म के लोग कैसे इस तरह से आयोजन करते हैं। अगर उन्हें बोलना ही है, अगर उनकी हिंदी ही आती है तो उन्हें एक इंटरप्रेटर रखना चाहिए, एक दो भाषिया रखना चाहिए जो उनकी बात को
अंग्रेजी में भी समझा सके लोगों को। तो ये एक तरह से हिंदी करना ये गलत संदेश दे रहा है और इसका बहुत बुरा रिएक्शन पूरे शेष भारत से हो सकता है। हिंदी भाषी खुश हो सकते हैं कि हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में सारा काम हो रहा है, ये सरकार हिंदी को प्रमोट कर रही है, लेकिन इसके दूसरे जो एस्पेक्ट हैं, जो दूसरे पक्ष हैं, जो नकारात्मक हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी के आधार पर भी देश विभाजित होते हैं, भाषा के आधार पर देश विभाजित होते हैं। अब पूर्ण विभाजन बेशक ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर विभाजन की रेखाएं खिंच जाती हैं, जो पहले से खिंची हुई हैं। दक्षिण भारत में पहले से ही हिंदी को लेकर विरोध होता रहा है, हिंदी थोपने को लेकर। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, चाहे ख़ासतौर से सरकारी अमलों को। केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की चूक होना बताता है कि केंद्र सरकार इस मामले में बहुत सावधान नहीं है और ये कभी भी एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मैं अनुमति चाहूँगा, सोमवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा सोमवार की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।